M3 तो जब हरियाणा का करंट अफसर का पैसा इस कंपनी में लगेगा या वो कुछ किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ले लेंगे तो फिर क्या होगा? ये हो रहा है। कैसे सिस्टम को किया अपने पैसे के आगे मजबूर। हमारे साथ अधिवक्ता अभय जैन हैं और जो रेरा और तमाम जो रियल एस्टेट है उसके एक्सपर्ट हैं। इनसे कुछ बात करना है। सर, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि हम तमाम सारी ऐसी शिकायतें आई हैं M3 M बिल्डर के खिलाफ, जहां पर लोगों को पैसे तो पे कर दिया लोगों ने, लेकिन उनको घर नहीं मिला। आप रेरा देखते हैं, ऐसे मामलों में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए, हमारे भारत की बात अगर करते हैं तो 1 मई 2017 को रेरा एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ और हरियाणा की बात करते हैं तो पंचकुला में जुलाई 18 में इसको लागू कर दिया, जुलाई 17 में सॉरी, और गुड़गांव में एक अथॉरिटी बना के फरवरी 18 में गुड़गांव में अथॉरिटी बना दी। हरियाणा एक ऐसा मात्र स्टेट है जहाँ पर 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक पंचकुला में जो हरियाणा के बाकी जिलों को देखती है और गुड़गांव जिलों के लिए अलग अथॉरिटी बनाई जो गुड़गांव को देखती है, जो फरवरी 18 में बनी। क्योंकि M3M के ज़्यादातर प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर हैं तो नेचुरली कि गुड़गांव अथॉरिटी को उसको देखना था, देख रही है कागजों में तो। पर जिस गंभीरता से गुड़गांव अथॉरिटी को ये बड़े जो डेवलपर हैं उनको लेके इस सेक्टर को रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। जहाँ तक अगर बात करते हैं M3M की, तो M3M पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्रो करा है। ग्रो कर सकता है, बिजनेसमैन है, उसको ग्रो करना चाहिए अगर ग्रो करता है, परंतु मैनिपुलेट करके नहीं, लोगों को मिसगाइड करके नहीं। इनकी अगर मार्केटिंग टीम देखेंगे तो M3M की ज़बरदस्त है। इतना प्रलोभन, इतने झूठे वादे M3M करने में एक्सपर्ट है, कल्पना से बाहर है, और चीज़ें बिल्कुल मैनेज कर लेते हैं लोग। यही तो सवाल है, ये मैनेज कर लेते हैं क्या? इनका पावर इतना स्ट्रांग है कि अथॉरिटी तक नहीं सुनती है? लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, भाग रहे हैं, पर कोई अथॉरिटी सुनती नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में लगभग 170-80 के आसपास IAS अफसर हैं और इतने ही IPS हैं। 100% कुछ IPS अफसर और कुछ IAS अफसर का इस M3M में पैसा लगा हुआ है। तो जब हरियाणा का करंट अफसर का पैसा इस कंपनी में लगेगा या वो कुछ किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ले लेंगे तो फिर क्या होगा? ये हो रहा है। और ये मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे पास कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, इस बेस पे कह रहा हूँ। रेरा आने के बाद या रेरा से पहले भी कोई भी किसी डेवलपर को कैश पेमेंट नहीं लेना चाहिए। M3M आज भी कैश पेमेंट ले रहा है, आज भी ले रहा है, तो ये क्या बदमाशी है? और हमने कुछ शिकायतें बाकायदा अथॉरिटी में करी कि सर ये कैश पेमेंट ले रहा है, ये फिर ब्लैक मनी का एडजस्टमेंट हो रहा है, पर फिर भी रेरा अथॉरिटी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। दूसरा, हमने ये भी शिकायतें करी कि M3M प्री लॉन्च कर रहा है। मतलब रेरा आने के बाद क्लियर हो गया कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले डेवलपर DTP डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेगा, उसके बाद रेरा में रजिस्टर्ड कराएगा, उसके बाद ही बेचेगा। सेक्शन 3 में उसको पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा गुड़गांव रेरा में। और वो क्यों है? जब रजिस्टर्ड करेगा गुड़गांव अथॉरिटी के पास तो उसको पूरा बताना पड़ेगा डेवलपर को कि ज़मीन का मालिक इतना है, ये मालिक है, इतनी ज़मीन है, बिल्डिंग प्लान मेरा ऐसे सेंक्शन हुआ है, A to Z डेवलपर को सारी परमिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, बिल्डिंग प्लान, एस्टीमेट, सब उसको रेरा अथॉरिटी को सबमिट करेगा, तभी रेरा रजिस्ट्री उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है कि यस अब आप बेच सकते हो, क्योंकि वो आम पब्लिक के देखने के लिए अवेलेबल हो गया। परंतु ऐसा भी बहुत घटनाएं हैं जहां M3M ने बिना अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करे बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने नया वर्ड क्या यूज़ कर दिया? EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स ये अपना प्रोजेक्ट DTP से लाइसेंस ले लिया या ले रहे हैं, लोगों के पास गए, भाई क्या आप जी अपने हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप इसमें अपना पैसा लगाना चाहेंगे क्या? एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का इंटरेस्ट है क्या? तो जब हमने शिकायत करी तो रेरा अथॉरिटी बोली मैं क्या करूं, वो तो इन्वेस्टर है। अरे भाई, इन्वेस्टर तो सपने आ रहे हैं क्या प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है? वो तो एक आम आदमी है। अब ये क्या करते हैं, बड़े मोटे पैसे ले लेते हैं, फिर वो जब प्रोजेक्ट देखता महंगा बिक रहा है उसको आधे पैसे दिए नहीं दिए बेचारा वो चक्कर काटता, क्योंकि उसकी रसीद तो कोई है नहीं। क्योंकि ये जिस तरीके से आप बेबाकी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि इतने सारे लोग जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और जो फैक्ट है आप बता भी रहे हैं। एक सवाल जरूर आपसे, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इन मामलों के, एक प्रोजेक्ट है इनका उल्लावास गांव में, जहां पर मैं जानना चाहता हूं कि करोड़ों अरबों का जो प्रोजेक्ट है वहां पर जानने
अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं इन्होंने, तो क्या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को अनुमति मिलनी चाहिए जिसमें जाने का कोई रास्ता ही ना हो, या पहले तय करना होता है कि रास्ता कहाँ से होगा, क्या होगा? देखो यहाँ होता है कुछ गलती सरकार की भी हो। जब गुड़गांव का मास्टर प्लान बना 31 का, तो गुड़गांव मास्टर प्लान में बनाया जाता है कि यहाँ रोड होंगी, इतनी बड़ी रोड होंगी। तो कई बार ऐसी घटनाएं, ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ज़मीन जो रोड की मास्टर रोड था, उसकी ज़मीन हरियाणा गवर्नमेंट को एक्वायर करनी थी और वो मास्टर रोड हरियाणा गवर्नमेंट को बनाना था, वो डेवलपर को नहीं बनाना था। अब ऐसी भी घटनाएं हैं कि वो डेवलपर वाला प्रोजेक्ट तो बना दिया, अब हरियाणा गवर्नमेंट ने वो ज़मीन एक्वायर नहीं करी, तो गलती यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की है। ऐसी भी घटनाएं हैं। बात एक्चुअली वहाँ पर क्या है कि 2 प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, 800 के दो 800 फ्लैट के एक, 800 फ्लैट का है। इधर भी इनका प्रोजेक्ट है, इस तरफ भी इनका प्रोजेक्ट है, और इन्होंने बीच का रास्ता नहीं छोड़ा, यानी दोनों तरफ जमीन थी और वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला। इसका क्या समाधान है, इसको कैसे क्या करें? देखिए, मुझे उस प्रोजेक्ट का ना बिल्डिंग प्लान का नहीं पता, क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट लाइसेंस जब लाइसेंस मिलता है उसके बाद डेवलपर को बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराना पड़ता है। तो बिल्डिंग प्लान जब सेंक्शन होता है तो उसमें ऐसा भी तो आम बात है, मतलब कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा लेते हैं, फिर कुछ और बना देते हैं, फिर बाद में चेंज। ये तो ये गुड़गांव में तो आम बात हो रही है, ये कोई M3M में नहीं। ये देखेंगे तो गुड़गांव के जितने बड़े डेवलपर हैं, प्लान कराएंगे 14 मंजिल, बना दी 16 मंजिल। अब कैसे बन गई? जब आपने फाउंडेशन रखी तो 14 मंजिल के हिसाब से बनाई होंगी, तो अचानक 14 मंजिल बाद फिर 16 मंजिल कैसे बन गई? ये गुड़गांव है जो सच ए ग्रेट कंट्री, मतलब ग्रेट स्पेस है गुड़गांव, तो जहाँ कुछ भी हो सकता है। और खाली गुड़गांव के अधिकारी नहीं, CM ऑफिस तक, DTP डिपार्टमेंट, सब के सब अपना जैसे घी खिचड़ी कर लेते हैं, सब अपने दाए, मतलब कि आम लोगों जैसे कहा जाता है ना भाई तो गाय दूध देने वाली गाय डिपार्टमेंट बन गया है, सब आपस में मिलके आम जनता का शोषण कर। सर, रेरा इतना प्रभावी क्यों नहीं है? क्योंकि लोग शिकायतें करना चाहते हैं, लेकिन क्या रेरा तो बनी ही इसी चीज़ के लिए, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। आखिर M3M के खिलाफ तमाम शिकायतें, कंप्लेन के बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मैंने खुद शिकायत दी कि M3M ने एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट कर दिया और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया। रेरा में प्रोविजन है कि उस प्रोजेक्ट का 10% तक का उस पर पेनल्टी लग सकती है। मतलब कोई प्रोजेक्ट अगर 500 करोड़ का है तो रेरा चाहे तो उस पर अगर ये सिद्ध हो जाए कि उसने प्री लॉन्च करा है तो उस पर 50 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकती है। पर जुर्माना तो बहुत दूर की बात है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो मैंने खुद शिकायत दी M3M के, दी थी आपने बताया? यही मैंने शिकायत दी थी कि M3M ने एक ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च कर दिया है, यानी कि सेक्शन 3 में बिना अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करे उसने बेचना स्टार्ट कर दिया, जबकि रूल के तहत तो नहीं बेच सकता। एक्ट में साफ लिखा है कि कोई भी डेवलपर ना तो मार्केट करेगा, मतलब कि मार्केटिंग नहीं करेगा बिना रेरा में रजिस्टर्ड हुए, ना सेल करेगा और ना ही बुक करेगा। अगर वो मार्केटिंग कर रहा है और मैं मार्केटिंग का सबूत दे रहा हूँ, फिर तो क्लियर हो गया कि वो डेवलपर वायलेट कर रहा है। और उसमें साफ लिखा है कि अगर सेक्शन 3 का वायलेशन करोगे तो आप पे 10% तक प्रोजेक्ट की कॉस्ट की वायलेशन का पेनल्टी लग सकती है। पर बड़े दुख की बात है, एक्शन तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं मेरी कंप्लेंट कहाँ गई, फिर हमने शिकायत भी करी पर कुछ नहीं होता। किस प्रोजेक्ट की बात है जहां आपने शिकायत की थी? ऐसे मुझे एग्जैक्टली वैसे याद नहीं आ रहा, पर मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि जिसमें M3M ने और भी डेवलपर थे, हमने खाली M3M की नहीं और डेवलपर भी थे, जिसमें हमने शिकायत करी कि लीगल जानकारी हमारे दर्शकों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि अगर हमने बिल्डर से किसी ने घर खरीद लिया और उसका बिना उसको बताए ही बिल्डर किसी और को लीज पर दे दिया, उसने किसी और को किराए पे दे दिया, तो इसमें क्या करना चाहिए बायर्स? ये बिल्कुल ऐसा केस मेरे पास भी आया। एक M3M ने किया है। M3M में एक बहुत सीनियर अफसर हैं, सीनियर बता दूं आपको, सीनियर अफसर का मतलब वो पूरे हरियाणा के अफसर भी रहे हैं, उनके साथ उन्होंने ये करा। मतलब उन्होंने 2 यूनिट खरीदी, उनको बिना बताए उन यूनिट किसी और को किराए पर दे दी। ये M3M का स्टैंडर्ड तरीका है, ये आम करता है। हमने जब शिकायत करी तो M3M घिर गया। तो आपको बता दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके चैनल पर स्पष्ट कह रहा हूँ, गुड़गांव अथॉरिटीज़ के मेंबर और चेयरमैन जो चला रहे हैं, उन्होंने भरसक प्रयास करा कि M3M के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। जबकि मैंने डॉक्यूमेंट दिए रेरा अथॉरिटी में कि सर दिस इज़ द सीन, दिस इज़ द फैक्ट। पर अल्टीमेटली अब हुआ क्या, उन्होंने हमारे इस केस को आउट ऑफ कोर्ट जाके क्लाइंट से मिले, उनको रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ऐसे करो, हम आपका कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब एक क्लाइंट बेचारा क्या करेगा? बहुत बड़ी बात है आप जो बता रहे हैं। मैं रिकॉर्ड पर केस है, ये रिकॉर्ड पे केस है। अगर रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन, रेरा अथॉरिटी के मेंबर अगर M3M को बुला के पूछते भाई क्या है गुंडागर्दी कर रखी है तेने भाई, तो खत्म हो जाता। पर ये मैं कह रहा हूँ, मैं तो
ये आम लग रहा है, बिल्कुल रूटीन की बात लग रही है कि जो मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गुड़गांव रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन मेंबर डेवलपर के हाथ के पपेट्स बन गए हैं। बिल्कुल जहाँ चलाते हैं वहाँ चलते हैं, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। नहीं तो 6 साल में रेरा अथॉरिटी अपना जलवा दिखाए तो सेक्टर ठीक ना हो क्या? बिल्कुल ऐसा होने तो सेक्टर ठीक ना हो, परंतु वो अंदर से चाहते ही नहीं है। वो अंदर से शाम को मिल जाते हैं, अलूटी चक्कर काटे जाता है बेचारा। हम वकील लोग हैं, हम शिकायत करे जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, एक और बात है, जिस बिल्डर की आप बात कर रहे हैं, दोनों बंसल बंधुओं का, ये जाते हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। ट्रम्प के रात्रि भोज कार्यक्रम में गए जब वो राष्ट्रपति बने। आप क्या ये अपनी छवि, इनके तमाम केसेस चल रहे हैं इनके खिलाफ, सीबीआई इनके खिलाफ जांच कर रही है, ईडी इनको जेल भेज चुकी है, आपको लगता है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे सिस्टम पर? ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग करना इनको आता है। मुझे कहना नहीं चाहिए किसी डेवलपर के बारे में। अगर इस M3M की बैकग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे दुनिया भर के घोटाले। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनकी कि ट्रम्प के लड़के के साथ फोटो खिंचवा लेना, फिर ये दिखाना देखो हमारे वहाँ रिलेशन है। इनके देखो रिलेशन मैटर करते हैं, परंतु ज़्यादा मैटर हमारे देश में क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। लॉ लैंड तो फॉलो करते नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे बता दिया मैंने, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि हरियाणा के बहुत से IAS अफसर, बहुत से IPS अफसर, बहुत से नेताओं भी हों इस प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। तो जब पार्टनर होंगे तो जब रखवाला ही उसका हिस्सेदार होगा तो कार्रवाई कौन करेगा? तो इसका ये है कि अपराधियों, खास करके बिल्डर का, पॉलिटिशियन और खास करके ब्यूरोक्रेसी के साथ एक गठजोड़ बन गया है, और बिल्डर तभी पनपता है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत, जब तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ IAS अफसर के, हरियाणा के जो IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, उसमें अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई अफसर ने अपने 5-10 करोड़ रुपये लगा रखे हैं तो प्रोजेक्ट चाहेगा जल्दी बढ़े, जल्दी आगे हो, ताकि उसको प्रॉफिट मिल जाए, पर ऐसे कर रहे हैं। ये तो आम, मतलब कि ये कोई नहीं, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद, परंतु चंडीगढ़ जाके बैठोगे तो आपको पता लगेगा ये तो डेवलपर के साथ DTP डिपार्टमेंट बिल्कुल ऐसा हो गया है, बिल्कुल एक ही पार्ट बन गए हैं। चंडीगढ़ में अफसर बैठे हैं, डायरेक्टर वगैरह सब डिपार्टमेंट, टाउन एंड प्लानिंग जो लाइसेंस देते हैं, सब ऐसे ऐसे लाइसेंस दे देते हैं जो लाइसेंस नहीं दे सकते। भ्रष्ट व्यवस्था हावी है एकदम कुल मिला के। ज़्यादा ही हावी है। अच्छा, जैन साहब, आप चूंकि इतना अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं, एक सवाल जरूर बनता है कि अब आगे क्या होगा सिस्टम, क्योंकि चूंकि बहुत सारे शिकायतकर्ता हाथों में दफ्तियां लिए, हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन सुनवाई हो नहीं रही है। तो आखिर वो कौन सी जगह है, क्या करे? जो बायर्स हैं उनके लिए तो परेशानी का सबब बन गया है, और इस बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, जबकि पाप बहुत सारे हैं। देखिए, मेरा इसमें अनुभव ये कहता है कि जो लोग भी लड़ रहे हैं, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। हमारे देश में जस्टिस डिले तो होता है पर मिलता है। देर है पर अंधेर नहीं है। देर तो है क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी है। आप अगर ऐसी 20 घटनाएं हैं कि जहाँ बड़े बड़े डेवलपर अंदर गए, आप अगर नोटिस करें, यूनिटेक का डेवलपर साहब अंदर गए, आपके राज गहलोत जी जो एम्बियंस के वो अंदर गए, इनको भी अरेस्ट तो कराया गया ना, ये भी अंदर रहे काफ़ी समय तक। अब मतलब विघ्नेश्वर वाले अंदर रहे, बहुत डेवलपर अंदर गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अफोर्डेबल के जो आपके समालका से MLA थे, उनके बच्चे अंदर गए। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि जो जज सुनवाई कर रहे थे उन पर ही रिश्वत लेने का आरोप लग गया और उनको सस्पेंड किया गया इनके मामले में। देखो, मैंने ना इस पर स्टडी करी हुई है। हरियाणा के लगभग 18-19 डेवलपर आज तक अरेस्ट हुए हैं। किसी सब डेवलपर ने घोटाला करा हरियाणा में, परंतु हरियाणा गवर्नमेंट ने एक को भी अरेस्ट नहीं करा है। अरेस्ट कैसे हुए? जब दिल्ली दरबार में उनकी सेटिंग नहीं हो पाई तो दिल्ली दरबार से मैसेज आया, अंडरस्टैंडिंग हुई, तब अरेस्ट हुए। यहाँ पर मुश्किल है। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, आई कैन प्रूव द डॉक्यूमेंट्स। हरियाणा सरकार ने, DTP डिपार्टमेंट ने, हरियाणा पुलिस ने आज तक 1966 से लेकर जब से हरियाणा बना है आज तक किसी डेवलपर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी। जितने भी डेवलपर अरेस्ट हुए हैं सब के सब या तो दिल्ली में ED ने करे हैं, या दिल्ली के CBI ने करे हैं, या दिल्ली की कॉमर्शियल ऑफेंस विंग जो कर्नाटक प्लेस में उनके ऑफिस ने करे हैं। घोटाले सारे गुड़गांव में, हरियाणा में हुए हैं। अरेस्ट कौन कर रहा है? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बड़ी होगी उनके लिए, वहाँ सेटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हरियाणा में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जहाँ तक M3M की बात आती है तो मेरा यही गुजारिश है, जो भी लोग अपनी ग्रीवेंस हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप इकट्ठे हों, आवाज़ उठाएं। हमें एडवांटेज है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे बगल में है, हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा अनुभव ये कहता है अपने 35 साल के संघर्ष का, अगर आप ईमानदारी से, अच्छी नीयत से लड़ेंगे
आपको 100% सफलता मिलेगी। हाँ, डिले हो सकता है, परंतु अब ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि जहाँ बड़े बड़े लोग अंदर गए हैं। आप देखिए सुपर जो टावर है, अब ट्विन टावर जो गिरा नोएडा में, गिरा ना, उसको मैंने 2000 आपको बता दूं, वो केस 2007 से चल रहा था। टावर कब गिरे? अब गिरे 15 साल बाद, तो पर टावर गिरे। अरोड़ा जी अपना वो कहते थे कि मैं सुपर के जो मालिक हैं कि टावर नहीं गिरेंगे, पर गिरे। उन्होंने बड़े बड़े मुकुल आपका महल ध्वस्त होगा। मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एंगेज करे, फिर भी क्या हुआ? टावर गिरे ना। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सुपर टेक का एक परफेक्ट एग्जांपल है हमें समझने के लिए कि अगर अलोटीज आम हो सकता है, पर ला तो बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ला की वजह से ही दोनों टावर को गिराया। तो ऐसा नहीं है, अब बात करते हैं M3M की या किसी भी डेवलपर की, जो भी अलोटी बेचारा परेशान है, अब वो घबराए नहीं। ये बड़े लोग जरूर हैं, पर ला तो आपके साथ रहेगा। गुड़गांव में कोर्ट अगर आपको नहीं सुन पा रही है, आपको जजमेंट नहीं दे पा रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 100% आपको न्याय मिलेगा। थोड़ा डेट मिलेगा, हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो बगल में ही है। 100 मुझे तो आपको लड़ाई जारी रहनी चाहिए। लड़ाई जारी रहेगी तभी व्यवस्था भी ठीक होगी। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो भैया वो तो सब मिले हुए हैं, फिर तो आप बेचारा अलोटी परेशान ही रहेगा। लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी अलोटी किसी भी कारण से डेवलपर की मिसडीड से, करप्शन से, मेल प्रैक्टिस से परेशान है, वो घबराए नहीं, 100% अपना केस फाइल करे, थोड़े आवाज़ उठाए, और 100% उसको सफलता मिलेगी। पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल जरूर बनता है, कुछ किसानों ने भी हमसे संपर्क किया। जब हमने खबर चलाई तो तमाम सारे बायर्स, तमाम लोग संपर्क कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स में, मेल के जरिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। जिन साहब ये बताइए कि कुछ किसानों ने ये कहा कि जो पुरानी हरियाणा की सरकार थी, यहाँ पर हुड्डा सरकार, उनके साथ मिल करके अथॉरिटीज़ ने ऐसा प्लान बनाया कि किसानों को औने पौने दाम पर ज़मीनें बेचनी पड़ी, और जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको ही जेल भेज दिया गया। इस पर क्या कहें? ये आम बात है, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जब जो 2008 में जो 1860 एकड़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये तो क्या होता था हमारे जांच चल रही, सीबीआई जांच की कुछ नहीं चल रही। 2008 की घटना है, आज 2025 हो गया, 17-18 साल जांच लगती है। कि CBI के अधिकारी भी ड्रामा करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ED के अधिकारी ड्रामा करते हैं। मेरे पास कल ही कोई ED के बहुत सीनियर अफसर आए, रिटायर होने के बाद आए, पहले भी 2-3 बार आए, पर रिटायर होने के बाद ओपन नहीं बोल रहे हैं। वो भैया ED में हम कठपुतली हैं, कुछ नहीं है। ED के बहुत सीनियर अधिकारी कल मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं कहता रहा हूँ, ED का सीनियर अधिकारी मेरे से कह रहा है, अभी कल परसों में बैठे थे, उन्होंने खुद कहा कि भैया हम भी कठपुतली हैं, CBI के अधिकारी भी कठपुतली हैं। ये तमाशा सा ही हो रहा है। क्योंकि आप मुझे बताइए, 18 साल में जांच पूरी ना हो, ऐसा कभी होता है क्या? जांच ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ डेवलपर को फायदा होना है, इसलिए सब पॉलिटिकल चल रहा है, पॉलिटिकल चल रहा है। जब उनको लगेगा सरकार को दिल्ली में बैठे बैठे ये गलती हुड्डा साहब ने करी, हुड्डा अंदर करना है तो अंदर कर देंगे, उन्हें लगेगा नहीं जरूरत नहीं है तो अंदर नहीं करेंगे। नहीं तो अभी तो फैसला हो जाना चाहिए था अभी तक, पर जानबूझ के फैसला। और खाली M3M नहीं, वहाँ काफ़ी डेवलपर को मोटा फायदा कराया गया। अरे आम बात है, किसान बेचारा तो पिसता रहता है। सेक्शन 4 नोटिस दे देंगे उसको, सेक्शन 4 के चीज़ें में इंक्वायर कर रहे हैं। वो बेचारा जब लगता है एक्वायर हो रहे तो मुझे भाई एक्स अमाउंट इन्वॉल्व में बताया इन्होंने कि इन्होंने फिर उन्हीं किसानों की जमीन M3M ने ही ले लिया। सर खाली M3M ने लिए वो ज़मीन, क्योंकि जिस ज़मीन की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ ज़मीन 1860 एकड़ ज़मीन है। 1860 उसका मैंने सर बहुत डेवलपर है, सब डेवलपर है, मतलब नाम लेने का फ़ायदा कुछ नहीं है। ये एक आम प्रैक्टिस है, और उस पर लाइसेंस दे दिए गए, डराते हैं कानून के हिसाब। हाँ, वो इसलिए डरा दिया ना। जमींदार के बेचारा क्या करेगा, जब जमींदार की ज़मीन एक्वायर हो रही होगी और मान लो सरकार उसको 20 लाख ऊपर एकड़ दे रही है, और डेवलपर आया भाई तेज जमीन 30 लाख दे देंगे, तो उसको बेच देगा वो। ये तो किसानों को तो बेचारे को उसको समझ पूरा नेक्सस है। हाँ, मैंने वही कहा, अगर सरकार वाकई ये, अगर बीजेपी सरकार भी अगर चाहती, इनको 2014 में आए थे, 10 साल हो गए, तो उन्होंने कहाँ इंक्वायरी करी भाई? ये आप खाली ये ना कहें कि हुड्डा साहब ने गोलमाल करा। सबके सारे अधिकारी, सारे नेतागण, मेरे से अगर पूछते हो तो सभी नेतागण, सारी पार्टियों के और सारे अधिकारी सब एक ही हैं। आम जनता का जितना शोषण नहीं कर सकते हैं करते हैं और करते आ रहे हैं। कुछ लोग उम्मीद करते थे जुडिशरी से, अब जुडिशरी भी बेचारी इनके हाथ की कठपुतली से बन के रह गई है। पर अगेन मेरा सिर्फ ये मानना है, जो भी अलोटी, जो भी बायर किसी भी तरह अगर परेशान है, घबराए नहीं, पेशेंस, लड़ाई लड़े, थोड़ा पेशेंस रखे और प्रोफेशनल चीज़ को हैंडल करे। भगवान 100% सफलता उसको देगा। डिले हो, कोई घबराए नहीं, क्योंकि मैंने भगवान के आशीर्वाद से
सब बड़े डेवलपर को देख लिया, DLF हो कोई भी, सबके खिलाफ हम केस जीते हैं। अब जैसे आपको अभी मैंने बताया था, उस केस में हम जीत ही गए ना, तो हमारा सफलता हमें मिली गई। तो आप जो भी अलॉटीज़ हैं, लड़ें, संघर्ष करें, लीगल समझने की बात को समझें, अखबारों में जाएं, आधे छापेंगे आधे नहीं छापेंगे, आप इंक्वायरी की बात करें। ये आपने जो सवाल किया बहुत मुश्किल है कि आधे छापेंगे आधे नहीं छापेंगे, आधे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये पैसा का खेल है। लेकिन चूंकि आप इतने अच्छे तरीके से आपने बताया, मुझे उम्मीद है कि जब बायर्स सुनेंगे तो उनको जरूर हौसला मिलेगा आपकी बातचीत से। भारत एक्सप्रेस इस खबर को लगातार दिखा रहा है और हमने सोच लिया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम दिखाते रहे। हमारे लिए भी दो शब्द कुछ कहिए। देखिए, मेरा तो मानना इसमें ये है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर है और जीडीपी का नहीं, बहुत चीज़ बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग बात। जीडीपी का लगभग 8 से 9% कंट्रीब्यूट करता है और ऐसा माना जा रहा है कि 10 साल बाद तो ये 15 से 20% कंट्रीब्यूट करेगा। अब किसी देश का अगर एक सेक्टर है जो 8% 9% करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर तो सेपरेट मिनिस्ट्री क्यों नहीं होनी चाहिए? अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए, हर एक राज्य में होनी चाहिए, पर नहीं है, होनी चाहिए। दूसरा, जब तक इस सेक्टर को आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन नहीं करोगे, रेगुलेट नहीं करोगे, इससे सरकार को फ़ायदा होगा, आम जनता को फ़ायदा होगा और पूरा देश ग्रो करेगा। परंतु मुझे समझ नहीं आता, इस सेक्टर में इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद इस सेक्टर को इतना हल्का क्यों लिया जाता है? इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और जहाँ तक आप वाली बात है, तो ये एक्चुअली खाली मान लो M3M को हमने ठीक कर दिया तो सेक्टर ठीक नहीं, हमें सारे सेक्टर को, इस सेक्टर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, तो डेफिनेटली ये जो आप प्रयास कर रहे हो, आई अप्रिशिएट करता हूँ, आई सैल्यूट करता हूँ कि कोई तो कम से कम हिम्मत कर रहा है। आप और डेवलपर के खिलाफ भी जो बदमाशी कर रहे हैं उनके आवाज़ भी आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये सेक्टर ही गड़बड़ है। अरे M3M महत्वपूर्ण बात है। जैन साहब ने जिस तरीके से बताया, उससे मुझे उम्मीद है कि एक रास्ता जो पॉलिटिशियन से लेकर के, अफसर से लेकर के सरकार तक को सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो सेक्टर इतने बड़े पैमाने पर देश के तरक्की का रास्ता खोलता है, उसको कैसे अनाथ छोड़ दिया जाए और वो लोग बिल्डर को कैसे मनमानी करने के लिए छोड़ दिया जाए, पूरे सिस्टम की अनदेखी क्यों की जाए? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने मेहनत पसीने की कमाई लगाई है और उनको अगर उनका ही वापस न मिले, उनका फ्लैट न मिले, उनकी ज़मीन न मिले, तो निश्चित रूप से ये बेहद शर्मनाक स्थिति होगी और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।